Hello and welcome to another lecture. Today we are going to talk about the uniform plane wave. Uniform plane waves. This is the second chapter. In last chapter we have studied about Maxwell's equation. Then we learned about how to use those equations. Now today we are going to talk about the uniform plane waves. So what actually is a wave, right? तो जब आप अपने घर में देखते होंगे, जब आप कोई मान लीजिए ये दो पोल्स है, इसमें आप कोई वायर है या फिर कोई आप रोप टाई किए हैं क्लॉथ्स ड्राई करने के लिए, राइट? तो आप क्या करिए, आप किसी एक एंड पे यदि उस रोप का या वायर का मान लीजिए पॉइंट ए है, राइट, और ये हमारा पॉइंट बी मान लीजिए, राइट, तो आप मान लीजिए पॉइंट ए पे एक स्टिक से इस पॉइंट पे आप हीट करते हैं, राइट। जैसे आप इस पॉइंट पे हीट करेंगे, आप क्या देखेंगे कि एक इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करता है, राइट, और ये इम्पल्स कहाँ तक जाता है? एट पॉइंट बी, राइट, एट पॉइंट बी तक एक इम्पल्स ट्रेवल करता है और वहाँ तक जाता है, राइट। तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या किए, जब हम लोगों ने हीट किया उस रोप को या उस वायर को, तो एक्चुअली हम लोगों ने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, राइट। अब इसी डिस्टर्बेंस को यदि हम कंटिन्यूअसली करते रह जाएं तो ये हमारा कहलाएगा वेव्स, राइट। तो ये हमारा कहलाएगा वेव्स। तो सो व्हाट, तुम डेफिनेशन क्या लिखेंगे वेव का? तो वेव्स आर बेसिकली डिस्टर्बेंसेस, राइट। अब ये डिस्टर्बेंस है, तो इसको और यदि आप फर्दर यदि और एलाबोरेट करना चाहेंगे तो इट इज अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, इन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है यूनिफॉर्म प्लेन। यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स क्या होता है, राइट? तो जब भी ये वेव्स होगा ना, मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, राइट, कोई जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो जो ई फील्ड और या फिर एच फील्ड, ये दोनों फील्ड में से या तो दोनों फील्ड या फिर एक फील्ड, जैसा बोलिए, तो जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड्स will remain constant, यूनिफॉर्म प्लेन वेव में क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड और एच फील्ड होगा वो थ्रू आउट द मीडियम कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स। यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स को हम लोग कैसे बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे? एक प्लेन वेव जिसमें जिसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द मीडियम विल बी अ कांस्टेंट और फिक्स्ड, राइट, इट मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। सो बेसिकली वेव्स जो है वो हमारा डिस्टर्बेंसेस है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ई फील्ड या एच फील्ड का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मीडियम, राइट। तो चलिए इसका हम बेसिक ऑपरेशंस में आते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कुछ इक्वेशंस मैक्सवेल्स के पढ़े थे, राइट, और उस मैक्सवेल्स इक्वेशन से हम लोग थोड़ा सा और फर्दर थोड़ा डीप जाते हैं। अब जैसे पिछले इक्वेशन हम लोगों ने एक पढ़ा था, कर्ल ऑफ एच फील्ड इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, राइट। अब यहाँ पे दो बेसिक हमारा पैरामीटर है, जे सी और जे डी, राइट। ये जे सी क्या है? हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी, राइट, और जे डी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। अब ये दो पैरामीटर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। कैसे? अब इसको लोग जानेंगे। हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी किया था जिसमें हम लोगों ने जे सी और जे डी के रेशियो को फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। तो यदि हम लोगों ने वहाँ पे फेजर फॉर्म में क्या देखा था कि जे सी जो होता है बेसिकली क्या होता है? सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और जे डी जो होता है हमारा वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिपेंड करता है किस पे? कंडक्टर पे, राइट, और डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा किस पे डिपेंड करता है? डाई इलेक्ट्रिक्स पे, राइट, डाई इलेक्ट्रिक पे, राइट।
अब इस दोनों चीज को हम कंपेयर करेंगे कि कैसा कंडक्टर डोमिनेट कर रहा है या डाइलेक्ट्रिक डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो इस दोनों के रेशियो को JC और JD के रेशियो को हम लोग निकालते हैं, राइट। दैट इज इक्वल टू सिग्मा। यदि इन टर्म्स ऑफ फेजर हम लोग देखें, राइट, तो JCS और JDS सिग्मा, फेजर में हम लोग क्या करते थे, डोल बाय डोल टी को रिप्लेस करते थे किससे, J ओमेगा से, राइट। तो यहाँ पे यदि आप JD में डोल बाय डोल टी को यदि रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, JD इक्वल टू J ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इंटू E, राइट। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं J ओमेगा एप्सिलॉन इंटू E फील्ड और मैग्नीट्यूड अभी लेते हैं, राइट। तो E फील्ड हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। अब ये जो पैरामीटर है सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉस टेंजेंट, tan थीटा दैट इज इक्वल टू लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट, राइट। अब ये कैसे इतना सिग्निफिकेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट कैसे है, इस दो एक्चुअली बेसिकली ये रेशियो है किसका, JC और JD का। अब यदि इस रेशियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे, सिग्मा C के बदले बेटर है कि हम सिग्मा ही लिखे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिग्मा और ओमेगा एप्सिलॉन। अब ये रेशियो जब 1 से ज़्यादा होगा और 1 से छोटा होगा, दोनों कंडीशंस हम लोग देखते हैं, राइट। तो जब ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन ओमेगा ई। इसका मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो सिग्मा वाला पार्ट है यानी कि JC पार्ट डोमिनेट कर रहा है, राइट, यानी कि कंडक्शन वाला पार्ट हमारा डोमिनेट कर रहा है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, राइट। उसी तरह से यदि हमारा ये सिग्मा बाय ओमेगा ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू यदि 1 से छोटा हो यानी फ्रैक्शन में होगा, मान लीजिए 0.3 या 0.2 या 0.4 इस तरह से रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी वो ओमेगा एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो JC वाला पार्ट है वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ JD डोमिनेट कर रहा है, JD डोमिनेट कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये मीडियम गुड डाइलेक्ट्रिक है, गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट। और ये जो ये सब कंपेरिजन के लिए जो चीज हमको यूज करते हो क्या है हमारा, ये सिग्मा बाय ओमेगा ई, दैट इज द लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट, राइट। सो तो बेसिकली लॉस टेंजेंट हमको क्या बताता है, लॉस टेंजेंट गिव्स अस अबाउट द कि कौन सा ये हमारा परफेक्ट कंडक्टर है, कौन सा परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, कौन हमारा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। यदि मान लीजिए यदि सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, किस तरह का मीडियम है, राइट। सिग्मा इक्वल टू 0 मतलब ये सिग्निफाई करता है कि JC पार्ट 0 हो गया, राइट, लेकिन JD पार्ट नॉन जीरो है, राइट, JD पार्ट नॉन जीरो। इसका मतलब कि ये मीडियम पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट। यहाँ पे कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। उसी तरह से यदि आपको बोल देगा एकदम परफेक्ट कंडक्टर है, राइट, परफेक्ट कंडक्टर है, तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर मतलब सिग्मा इजकल टू इनफाइनाइट, सिग्मा इजकल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा अलग दूसरा वाला पार्ट है डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट, JD विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है हमारा परफेक्ट कंडक्टर है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये लॉस टेंजेंट, और इससे हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, राइट। और लॉस टेंजेंट में पैरामीटर आता है हमारा थीटा, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस एंगल, राइट। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है जब हम इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, राइट। तो ये फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो एक मैं नटसेल में एक लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कि फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस हमारा क्या है, फ्री स्पेस में हमारा क्या कंडक्टर एग्जिस्ट करता है, नहीं, राइट। तो इन फ्री स्पेस सिग्मा इक्वल टू 0, राइट। और हमारा
इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है फ्री स्पेस में, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। और हमारी जो रिलेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से परमिटिविटी हमारी क्या हो जाती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, राइट। उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि लॉसलेस डाई इलेक्ट्रिक है, लॉसलेस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट, तो इस मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी, खूबी मीडियम, सिंस इट इज ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 0, राइट, और इप्सिलॉन इक्वल टू सम वैल्यू होगी इसकी, दैट इज द डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, इंटू इप्सिलॉन 0। उसी तरह से हमारे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, राइट। तीसरी हमारी आती है लॉसी डाइलेक्ट्रिक्स, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। इस मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि थोड़ी सी लॉस हो रही है, किसके खातिर लॉस हो रही है, कंडक्शन लॉस हो सकती है, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है लेकिन थोड़ी सी कंडक्शन लॉसेस हो रही है, इसका मतलब कंडक्शन पार्ट जो है वो बिल्कुल 0 नहीं है, राइट, दैट इज सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, और बाकी सारी चीज सेम रहेगी ऊपर की जैसा, राइट। उसी तरह से यदि हमसे पूछा जाए कि गुड कंडक्टर, राइट, देन सिग्मा इक्वल टू infinite and epsilon is equal to epsilon naught, mu is equal to mu naught into mu r, और सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो किससे वजह होगी, ओमेगा एप्सिलॉन से काफी बड़ी वैल्यू होगी, राइट, राइट। सो ये 4 पॉइंट्स है। इसके अनुसार कोई सा भी यदि आपको मीडियम दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि किस तरह का मीडियम है, परफेक्ट कंडक्टर है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, सिंपल डाइलेक्ट्रिक है, फ्री स्पेस है, तो उसके अनुसार आप मैक्सवेल इक्वेशंस को वैरी करते रह सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम आते हैं अगला अपना डिस्कशन में, वो है हमारा डेरिवेशन ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स के इक्वेशंस में आते हैं, राइट, कि कैसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग कहाँ से लाते हैं और किस फॉर्म में हमारा आता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क ऑन यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेव इक्वेशन, राइट। तो हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डोल्बी वेक्टर बाय डोल टी, राइट। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है। इसको यदि और आप यदि फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, राइट, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन टू म्यू इंटू डोल एच बाय डोल टी, राइट। और हम क्या जानते हैं मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन से कि कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू, यदि हम फ्री स्पेस का बात करें, इन केस ऑफ फ्री स्पेस में हमारा क्या हो जाता है, जे सी इक्वल टू 0, राइट। सो देयरफॉर हमारा फ्री स्पेस में यदि हम लिखेंगे तो कर्ल ऑफ इज इक्वल टू जे सी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, हमारा क्या बच जाता है, एप्सिलॉन इंटू डोल ई बाय डोल टी, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं कि अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हम कर्ल ले लेते हैं, किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, राइट। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, राइट, इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू कर्ल ऑफ ई बाय डेल टी, राइट। इसको यदि और आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या जानते हैं कि
ट्रिपल प्रोडक्ट का जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जिसके साथ हम ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर माइनस लैप्लेशियन ऑफ एच वेक्टर, राइट। तो इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन, मान लीजिए इसको 3, तो पुटिंग दिस इन into equation 3, right? So what we will get? Gradient of divergence of H minus Laplacian of H vector is equal to epsilon into E by del T, right? मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को आप लोग याद करिए, जहां पे हम लोग क्या, सॉरी थर्ड बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन को, जहां पे हम लोग ने क्या यूज किया था, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, क्या हम लोगों ने यूज किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इजकल टू 0। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर इजकल टू 0, राइट। इस चीज को यदि आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। चलिए आप लोग पुट करते हैं। सो पुटिंग दिस इन द अबव इक्वेशन, तो हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, लैप्लेशियन ऑफ एच या डोल स्क्वायर एच इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू कर्ल ऑफ ई बाय डोल टी, राइट। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे क्या लिखा था, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डोल बी बाय डोल टी, राइट। तो यदि हम इन टर्म्स ऑफ कर्ल ऑफ ई को यदि यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, माइनस डोल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू डोल बाय, इसको डोल बाय डोल टी, और कर्ल ऑफ ई को कैसे हम लिखेंगे, माइनस डोल बाय बाय डोल टी, तो माइनस डोल बी वेक्टर बाय डोल टी, राइट। तो हम, और यदि माइनस इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल, राइट। सो आवर इक्वेशन विल बी नाउ एच वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से आप बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटू एच वेक्टर, राइट। तो इसको हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये डोल 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 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एच वेक्टर, राइट। सो आवर फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी इक्वेशन डोल स्क्वायर एच वेक्टर टू म्यू इंटू डोल स्क्वायर एच वेक्टर बाय डोल टी स्क्वायर, राइट। और हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फ्री स्पेस प्रोपगेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस प्रोपगेशन, और फ्री स्पेस प्रोपगेशन में हमारा म्यू कितना हो जाता है, म्यू नॉट, और इप्सिलॉन क्या हो जाता है, इप्सिलॉन नॉट, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू डोल स्क्वायर एच वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डोल स्क्वायर एच वेक्टर बाय डोल टी स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस, for free space, right? So this is our wave equation in terms of magnetic field intensity, right? So now we are going to derive in terms of electric field intensity, right? So wave equation in terms of electric field intensity, that is E vector, in terms of E vector, right? So to find this our in terms of E vector, so what we have to do first, we have to go with the Maxwell's equation, right? So we have the first Maxwell equation, that is equal to minus dou v by dou t. So instead of writing minus dou v by dou t, we will write directly dou h by dou t, right? And we have second Maxwell's equation
in second Maxwell's equation, what we have studied, that in free space propagation, JC vector is equal to how much? 0, and we have only left with what? The displacement current density vector, right? So directly I'm writing in terms of H, that is equal to how much? Epsilon into del E vector by del T. We have taken JC equal to 0 for free space propagation. Why JC equal to 0? Because in free space propagation, sigma is equal to 0, right? Therefore, JC is equal to 0. So we are left with only displacement current density vector, right? Now we have to take the curl on both sides of the equation 1, right? That is the first equation, right? So taking curl on both sides of the equation 1, right? So curl of E vector is equal to minus mu into del vector by del T, right? And we already know about this one, so we can write it as gradient of divergence of E vector minus del square E vector is equal to minus mu into del curl of H vector by del T. So take it as equation 3. Now this term, if you see the Maxwell's third equation, what we saw there, that divergence of D vector is equal to rho v. But in free space propagation, our rho v equal to 0, right? The volume charge density in the free space is 0, therefore this term will be equal to 0, and we know that D vector is equal to how much? Epsilon into E vector, right? So therefore you can write divergence of E vector is equal to 0. Substituting this one in the above equation, we will get this part will be equal to 0, right? So therefore minus of del square E vector equal to minus mu into del curl of H vector del T. Minus sign cancels out, right? Now substituting the value of curl of H that we have written earlier here, right? Curl of H vector, right? Let's see from here, equation 2, right? So putting this in the equation, we will get vector is equal to mu into del by del T, right? Instead of curl of H, we are putting how much? Epsilon into del E vector by del T. So what we get is equal to mu into epsilon del square E vector del T square. Right? So this is our wave equation in terms of electric field intensity, right? So if we take into account the free space propagation where mu equal to mu naught and epsilon is equal to epsilon naught. So this wave equation will reduce to how much? Delta square E vector equal to mu naught epsilon into delta square E vector, right, del T square. This equation is in terms of what? Electric field intensity. And earlier what we have derived in terms of magnetic field intensity, right? So now I am going to end my lecture here, and we will see the solution of this wave equation and we will proceed forward. Thank you very much for your time and attention. Thank you.